सुबह के 5 बजे थे। गांव के एक छोटे से कोने में 18 साल की कविता अपने चाचा चाची और बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। चाचा चाची उसको बहुत ताने मारते थे। अरे ओ लड़की, अभी तक खाना नहीं बना तेरा? बस बनने ही वाला है। अगर समय से खाना नहीं बना तो आज तुझे खाना नहीं खाने दूंगी। चाची, एक तो आप मेरी मदद नहीं कर रही हो और ऊपर से गैस होते हुए भी चूल्हे पर खाना बनवा रही हो। समय तो ज्यादा लगेगा ही। ये सुनकर चाची को और गुस्सा आ जाता है। देखो देखो, बहस कर रही है मुझसे। रोज रोज गैस पर खाना बनाएगी तो गैस जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी। तुझे पता भी है कितनी महंगी है गैस। कविता चुप हो जाती है और चाची उसे ताने मारकर वहां से चली जाती है। रोज रोज के ताने सुनकर कविता भी बहुत परेशान हो गई थी। माँ बाबा, अगर आप लोग होते तो मुझे ये सब सुनना ना पड़ता। लेकिन उसकी बूढ़ी दादी उसको बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से वो अपने दिल की सारी बातें अपनी दादी से शेयर करती थी। बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तू सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, घर का सारा काम करती है और फिर घड़े बनाती है, और एक मैं हूँ जो तेरी मदद भी नहीं करा पाती। दादी, आप मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। मुझे पता है आपकी तबीयत खराब रहती है। आप बस ठीक रहो, बाकी सब मैं कर लूंगी। कविता दिन भर मिट्टी के घड़े बनाती थी और उनको बाजार में जाकर बेचती थी। इससे उसको जो भी आमदनी होती थी उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रखती और कुछ अपनी चाची को दे देती। ये लो चाची, आज की कमाई पूरे 500 रुपए। 500 रुपए? बस इतने ही कमाए तूने सुबह से? हाँ चाची, घड़े ज्यादा नहीं बिके आज। और इस तरह कविता कुछ पैसे अपने लिए रोज बचा लेती थी। चल जा, अब खाना बना रसोई में जाकर। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। फिर कविता किचन में खाना बनाने चली जाती है। एक दिन कविता बाजार में घड़े बेच रही होती है। तभी एक लड़का वहां आता है। ये घड़े कितने के हैं? साहब, 100 रुपए। बस 100 रुपए? इतने सस्ते? तुम्हें ये सस्ते लग रहे हैं? हाँ, तुम्हें पता है हमारे शहर में यही घड़े दुगने दाम पर बिकते हैं। अच्छा साहब, तो क्या आप मुझसे घड़े लेंगे? हाँ, तुम ऐसा करो, मुझे 50 घड़े दे दो, मैं इन्हें अपनी दुकान पर बेचूंगा। 50 घड़े? 50 तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो सिर्फ 20 घड़े हैं अभी। कोई बात नहीं, अभी तुम 20 ही दे दो, मैं किसी और दिन आऊंगा और तुमसे ज्यादा घड़े लेकर जाऊंगा। वो लड़का पैसे देकर घड़े ले जाता है। कविता बहुत खुश हो जाती है कि उसके सारे घड़े एक साथ बिक गए। जैसे ही वो घर पहुंचती है, चाची दरवाजे पर ही खड़ी होती है। आज तो खाली हाथ आई है, मतलब सारे घड़े बिक गए। चल निकाल सारे पैसे। चाची उससे सारे पैसे ले लेती है। चाची, कुछ पैसे मुझे भी दो। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, घड़े बनाती हूँ। आधे पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? यहाँ खाना भी तो खाती है तू। ज्यादा बोलेगी तो अभी घर से निकाल दूंगी। चल जा, अब खाना बना जल्दी। क्या जिंदगी है, दिन रात मेहनत करो फिर भी चाची खुश नहीं होती। आज तो सारे पैसे भी रख लिए। गांव के लोग जब कविता से घड़ा लेते तो बहुत मोल भाव करते। अरे क्या दीदी, 100 का घड़ा दे रही हो, 60 में दे रही हो तो दो, नहीं तो मैं आगे जाता हूँ भाई। 60 में तो मुझे भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो फिर 70 में दे दो, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, 70 में ले लो। उसके घड़े तो काफी बिकते थे, लेकिन लोग मोल भाव करके कम पैसे देते थे। समय ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन वो लड़का फिर से आया। अरे साहब जी, आप बहुत दिनों बाद आए हो आज। हाँ, मैं काम में फंस गया था। साहब, आज घड़े नहीं लेंगे? वहीं तो लेने आया हूँ। आज कितने घड़े हैं तुम्हारे पास? साहब, आज तो 10 घड़े ही हैं। अरे आज भी कम घड़े हैं तुम्हारे पास? हाँ साहब, जिस हिसाब से बिक्री होती है उसी के हिसाब से लेकर आती हूँ। चलो ठीक है, आज 10 ही दे दो। इस बार वो 10 घड़े लेकर ही चला जाता है। वो लड़का जब भी आता, कविता के सारे घड़े लेकर चला जाता। 2 दिन बाद वही लड़का फिर से आता है। अरे साहब, इस बार तो आप जल्दी आ गए। हाँ,
इस बार मैं तुम्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ। तुम्हारे बनाए हुए घड़े मेरी शॉप पर बहुत तेजी से बिक रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए 200 घड़े बनाओ। ये सुनते ही कविता चौंक जाती है, लेकिन खुश भी बहुत होती है। ठीक है साहब, आपको घड़े मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अगले हफ्ते आता हूँ। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। उधर दादी की तबीयत खराब रहने लगती है। फिर एक दिन दादी इस दुनिया से चली जाती है। कविता बहुत अकेली पड़ जाती है। ओ महारानी, कब तक बुढ़िया की याद में रोती रहेगी? चल उठ जा, झाड़ू पोछा कर। दादी के जाने के बाद उसकी चाची का व्यवहार कविता के लिए और खराब हो गया। जब वो अगले हफ्ते आता है तो देखता है कि उसकी दुकान बंद है। वो जब लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। वो लोगों से पूछता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि कविता चुपचाप बैठी है। वो उसके पास जाता है। सुनो। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी दुकान बंद देखी तो लोगों से पूछते हुए आ गया। मुझे दुख हुआ तुम्हारी दादी के बारे में जानकर। साहब, पता है आपको, एक वही थी जो मेरी दुख सुख की साथी थी। मैं सारी बातें उनसे ही किया करती थी। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ किसी अपने को खोने का दुख। वैसे तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? मेरे चाचा चाची हैं, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो सारी बात उस लड़के को बताती है। लड़का सब समझ जाता है। देखो, तुम एक आत्मनिर्भर लड़की हो। हिम्मत से काम लो और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं इधर आता रहता हूँ। धन्यवाद साहब। अरे ये साहब साहब मत बोलो, मेरा नाम रोहन है। चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अब रोहन अक्सर उसकी दुकान पर आने लगा, कभी काम के बहाने और कभी उसका हाल चाल पूछने। दोनों की दोस्ती खूब अच्छी हो गई थी। तभी कुछ गांव के लोगों ने उन दोनों को बात करते देख लिया और ये सारी बात जाकर उसकी चाची को बता दी। शाम को चाचा घर आते हैं। अरे सुनती हो, पानी लाना जरा। चाची गुस्से से भरी हुई आती है। तुम्हें पता है तुम्हारी लाडली क्या गुल खिला रही है बाहर? अरे क्या हुआ, अब क्या कर दिया उसने? कोई लड़का है जो अक्सर उसकी दुकान पर आता है और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ये तो अच्छी बात है। अगर उसको लड़का पसंद है तो हम शादी करा देंगे। अच्छा ही है कि हमें लड़का देखना नहीं पड़ेगा। अरे हम क्यों कराए शादी? ये शादी करके यहाँ से चली गई तो हमारी कमाई रुक जाएगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। आने दो इसको, शाम को बात करते हैं इससे। शाम को जैसे ही कविता आती है, वो दोनों उस पर बरस पड़ते हैं। हाँ जी महारानी, कहाँ से आ रही हो? चाची, ये कैसा सवाल है? मैं रोज अपनी दुकान से ही आती हूँ। देख कविता, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। जो लड़का तुझसे रोज मिलने आता है ना, उससे बात करना बंद कर दे, नहीं तो तेरा घर से निकलना बंद कर दूंगा मैं। फिर पड़ी रहना इसी घर में। कविता बहुत रोती है। दादी के बाद एक रोहन ही था जिससे बात करके उसे अच्छा लगता था। अगले दिन वो अपनी दुकान पर जाती है। रोहन फिर से आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। अरे क्या हुआ? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? रोहन, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। किसने देख लिया? किससे डर रही हो तुम? कविता सारी बात रोहन को बता देती है। कविता, अब बात इतनी बढ़ गई है तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कविता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? हाँ कविता, तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये मेरा एड्रेस है। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। उस दिन पूरी रात कविता को नींद नहीं आती। तभी अचानक से वो कुछ आवाज सुनती है। वो आवाज उसके चाचा चाची के कमरे से आ रही थी। अरे हमारे पड़ोस में गज्जू है ना? हाँ, जिसकी शादी नहीं हो रही और होगी कहाँ से? कमाता धमाता तो कुछ है नहीं। क्यों ना हम कविता की शादी उससे करा दें? कविता पास में भी रहेगी
और सारी कमाई हमें भी मिलती रहेगी। और वो गज्जू भी कुछ नहीं कहेगा, बहुत सीधा है वो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। ये सब बात कविता सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन कविता ना अपने कमरे में होती है और ना पूरे घर में। कहाँ चली गई ये लड़की? अरे कहीं भाग तो नहीं गई? भागेगी ही। तुम परेशान भी तो बहुत रखती थी उसको, जब देखो ताने मारती रहती थी। तुम चुप रहो और ढूंढो उसको। वो लोग पूरे गांव में उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन कविता कहीं नहीं मिलती। कविता भागकर शहर आ जाती है और उस पते पर पहुंचती है जो उसे रोहन ने दिया था। उसके मन में एक डर था कि पता नहीं रोहन उसे यहां मिलेगा भी या नहीं। अब तो वो चाचा चाची का घर भी छोड़कर आ गई है। हिम्मत करके वो दरवाजा खटखटाती है। रोहन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे तुम, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। रोहन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने चाचा चाची की वजह से रुक गई थी। जब मुझे पता चला कि वो मेरी कमाई खाने के लिए मेरी शादी किसी पड़ोस के लड़के से करा रहे हैं, तो मैं भाग कर आ गई। कविता, भूल जाओ अब उन्हें। आओ, हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। रोहन और कविता मंदिर में शादी कर लेते हैं। कविता रोहन के साथ बहुत खुश रहती है। अब उसे सास के रूप में एक प्यारी माँ मिल गई थी और उसके ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। वहीं दूसरी ओर चाचा चाची की चालाकियां अभी भी कम नहीं होती। उन दोनों को जब पता चलता है कि कविता ने शादी कर ली है और वो बहुत खुश है, तो चाची एक और प्लान बनाती है। वो जाकर पुलिस में रोहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है कि वो उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जब पुलिस कविता के घर पहुंचती है, तो उन्हें पता चलता है कि कविता अपनी मर्जी से यहाँ आई है और वो 18 साल की है, तो उसकी ये शादी भी मान्य है। और वो ये भी बताती है कि उसके चाचा चाची उस पर कितने जुल्म करते थे। पुलिस वाले ये सब सुनकर वहां से चले जाते हैं और चाचा चाची को वार्निंग देते हैं कि अगर उन दोनों ने आगे से कविता के जीवन में कोई भी परेशानी खड़ी करी, तो उन दोनों को अरेस्ट कर लेंगे। रोहन और कविता की अब एक अलग दुनिया थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी बेहतर कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।